Hello friends, today's our study topic and title is Line Staff and Auxiliary Agencies Part 2। आज हम सूत्र या पंक्ति या रेखा, स्टाफ और सहायक अभिकरण के भाग 2 के बारे में परिचर्चा करेंगे। पहले भाग में हमने लाइन एजेंसी के बारे में विस्तार से डिस्कशन किया है। लाइन एजेंसी के बाद नेक्स्ट स्टेज 2 पर आती है स्टाफ एजेंसी। स्टाफ अभिकरण बेसिकली असिस्ट करने का कार्य करता है चीफ एग्जीक्यूटिव को एंड लाइन एजेंसी को। इट मीन्स स्टाफ एजेंसी अथवा स्टाफ अभिकरण के द्वारा सेकेंडरी इम्पोर्टेंस के फंक्शंस को ऑपरेट किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। यद्यपि जैसा मैंने पूर्व व्याख्यान में भी बताया कि यहाँ स्टाफ, लाइन एंड एजेंसी का जो 3 पार्ट्स या 3 डिवीजन किया गया, 3 यूनिट्स में जो डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, इसके डिवीजन का बेस नेचर ऑफ वर्क है, कार्य की प्रकृति है, इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए भले ही स्टाफ एजेंसी के द्वारा द्वितीयक महत्व के अथवा गौण महत्व के अथवा सेकेंडरी फंक्शंस को ऑपरेट किया जाता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि स्टाफ के द्वारा किए जाने वाले कार्य कम महत्वपूर्ण होते हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। जहां पर लाइन एजेंसी चीफ एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करती है और उसका अपना भी एक फील्ड होता है, उसी स्थान पर स्टाफ एजेंसी दोनों को असिस्ट करने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करती है। वह चीफ एग्जीक्यूटिव को भी असिस्ट करने का कार्य करती है, एडवाइज करने का कार्य करती है, कंसल्टेटिव करने का कार्य करती है, कंसल्ट करने का कार्य करती है, सलाह देने का, परामर्श देने का और सहायता करने का कार्य करती है। ठीक इसी तरह से वह लाइन एजेंसी का भी कार्य करती है, उसको भी सहायता करती है। स्टाफ एजेंसी बेसिकली बियॉन्ड द लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, बियॉन्ड दी और स्टैंड्स आउट ऑफ द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। वह सत्ता के समीप जरूर होती है, नियर बाय अथॉरिटी जरूर होती है, नियर बाय चीफ एग्जीक्यूटिव जरूर होती है, परंतु स्टाफ एजेंसी के द्वारा प्राधिकार की रेखा से दूर होकर कार्य किया जाता है। वह एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्किकल स्ट्रक्चर का असेंशियल पार्ट नहीं होती है, उसके नियर बाई होती है, समीपस्थ होती है। जो मैंने हायरार्किकल स्ट्रक्चर उसके समीपस्थ होती है, परंतु इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर का वह भाग नहीं होती, उसका असेंशियल हिस्सा नहीं होती, जबकि लाइन एजेंसी इस हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन का असेंशियल पार्ट होती है। स्टाफ एजेंसी और लाइन एजेंसी का जो डिफरेंशिएशन है अथवा जो सेपरेशन है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में क्लियरली मेंशन है, परंतु सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में और अदर टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्लियर डिवीजन या सेपरेशन हमें बहुत कम दिखाई देता है। बेसिकली लेपास्की स्टेट्स दैट स्टाफ एंड लाइन एजेंसी complementary for each other, they are not hierarchical structure for each other। वे एक दूसरे के लिए पद सोपानी संरचना नहीं रखती हैं, अपितु वो एक दूसरे के पूरक होती हैं, ये भी कहा जा सकता है। प्रोफेसर मूने स्टेट्स दैट इट इज और स्टाफ एजेंसी इज ए एक्सपेंशन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। वास्तव में स्टाफ अभिकरण मुख्य कार्यकारी का ही विस्तार है अथवा एक्सपेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, अथवा मुख्य कार्यकारी के व्यक्तित्व का विस्तार है, अथवा हम कह सकते हैं कि यह चीफ एग्जीक्यूटिव की एक ब्रांच है। लाइन की तरह ही स्टाफ एजेंसी भी हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर के रूप में नियर बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव के पास रहकर वह कार्य करती है। यद्यपि जैसा कि मैंने बताया कि यह पद सोपानी संरचना से दूर होती है। सपोज फॉर इंस्टांस और सच एज प्लानिंग कमीशन, नाउ नॉन एज नीति आयोग, जिसे अब 2015 से नीति आयोग कहा जाता है।
उसके द्वारा 5 ईयर प्लान्स के लिए जो प्लानिंग का फ्रेम किया जाता है, योजनाओं का ढांचा बनाया जाता है, अनेक इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो आर्थिक योजनाएं बनाई जाती हैं, आर्थिक सलाह दी जाती है। इसके अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर या चीफ एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पर सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन कराया जाता है। इसी के साथ उनकी सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाती है। तो ये एजेंसी इसी की तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री का कार्यालय असिस्ट करने का कार्य करता है लाइन एजेंसी को एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव को, दोनों को सहायता करने का कार्य करता है। ये स्टाफ अभिकरण होता है। आइए स्टाफ अभिकरण के बारे में विस्तार से हम चर्चा करते हैं। स्टाफ अभिकरण का वर्ड मीनिंग क्या होता है, स्टाफ अभिकरण की मुख्य फीचर्स क्या होते हैं, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, स्टाफ अभिकरण कौन से फंक्शंस को बेसिकली ऑपरेट करता है अथवा उसके कौन से फंक्शन हैं, स्टाफ और लाइन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है अदर देन और रेदर देन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ और लाइन एजेंसी के बीच मेजर डिफरेंसेस क्या हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे पीपीटी के माध्यम से। नेक्स्ट, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स होता है, वह प्रशासन का मुखिया होता है और इसे असिस्ट करने के लिए 3 तरह की एजेंसियां जिनके बारे में मैंने परिचर्चा की कि वह लाइन एजेंसी होती है, देन स्टाफ एजेंसी होती है, देन एग्जीक्यूटिव एजेंसी होती है, सहायक अभिकरण होता है। तीनों की अपनी अपनी फीचर्स हैं, तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं, परंतु ये ध्यान रखने वाली बात है कि तीनों ही एक दूसरे के पूरक भूमिका के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यह अमेरिका की थ्योरी ऑफ सेपरेशन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूएस प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स का एसेंशियल फीचर्स है कि वहाँ सेपरेशन ऑफ पावर तथा चेक एंड बैलेंस थ्योरी को डिज़ाइन किया गया, अप्लाई किया गया। यहाँ ऐसा नहीं है। इन तीनों के बीच जो क्लियर कट अथवा स्पेशल रूप से डिवीज़न किया गया है अथवा जिसको हम प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, वह मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में ही आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जैसा मैंने पहले भी बताया है फॉर्मल लेक्चर्स में भी कि यह अदर एडमिनिस्ट्रेशन में अथवा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में उस स्तर तक क्लियरली मेंशन नहीं होता है जिस स्तर तक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में इसको सम्मिलित किया गया है या शामिल किया गया है। स्टाफ एजेंसी, आखिर स्टाफ होता क्या है? देखिए, स्टाफ का मुख्य कार्य आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे लाइन एजेंसी चीफ एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करती है, ठीक इसी तरह से यहाँ स्टाफ एजेंसी, यहाँ स्टाफ अभिकरण के द्वारा 2 इकाइयों को असिस्ट किया जाता है। नंबर 1 खुद चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुखिया होता है, इसका मतलब इसको एग्जिस्ट करने का कार्य करती है स्टाफ एजेंसी, ठीक है। इसी के साथ स्टाफ एजेंसी के द्वारा लाइन एजेंसी को भी असिस्ट किया जाता है, एडवाइस दी जाती है, प्लान बनाकर सौंपा जाता है, कंसल्ट किया जाता है। इसका मतलब लाइन एजेंसी केवल चीफ एग्जीक्यूटिव एजेंसी को असिस्ट करती है, परंतु स्टाफ एजेंसी दोहरी भूमिका का निर्वहन करती है। डबल रोल प्ले बाय द स्टाफ एजेंसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी के हॉरिजेंटल स्ट्रक्चर में, जैसा आप देख रहे हैं हॉरिजेंटल होती है, उसके वह वर्टिकल स्ट्राइड में या हायरार्किकल स्ट्रक्चर में अभिन्न हिस्सा नहीं होती है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच। लाइन एजेंसी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वह लाइन ऑफ अथॉरिटी का अभिन्न हिस्सा होती है, परंतु स्टाफ एजेंसी लाइन ऑफ अथॉरिटी का अभिन्न हिस्सा नहीं होती है। ये हमें ध्यान रखना है। देन व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ऑफ स्टाफ एजेंसी? स्टाफ अभिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है?
व्हाट इज, यहां देखिए व्हाट इज स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी क्या है? स्टाफ एजेंसी क्या है, इसका मतलब यहाँ स्टाफ एजेंसी की मीनिंग से लिया गया है कि स्टाफ एजेंसी का अर्थ क्या है। सबसे पहले हमें इसका अर्थ समझना होगा। इसके अर्थ को यहाँ पर 6 आधारों पर समझने का प्रयास किया जाएगा। नंबर 1, व्हाट इज स्टाफ एजेंसी? स्टाफ एजेंसी मीन्स a agency which performs the secondary function, okay, secondary function in a organization by the staff। स्टाफ के द्वारा एक संगठन में सेकेंडरी फंक्शंस को ऑपरेट किया जाता है, निष्पादित किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। जैसा बताया गया आपको कि लाइन एजेंसी, वहां पर ये अंतर भी आप थोड़ा थोड़ा समझते रहेंगे साथ, तो आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहां लाइन एजेंसी प्राइमरी फंक्शंस को ऑपरेट करती है, वहीं स्टाफ एजेंसी सेकेंडरी फंक्शंस को ऑपरेट करती है। ये आपको ध्यान रखना है कि वह सेकेंडरी द्वितीयक कार्यों को जो कम महत्वपूर्ण होते हैं या गौण महत्व के होते हैं, उन्हें स्टाफ एजेंसी निष्पादित करती है। देन नेक्स्ट, इट इज ऑफिस यूनिट। यह कार्यकारी इकाई होती है। जहां पर आपने देखा कि लाइन एजेंसी एक फील्ड यूनिट होती है, क्षेत्र में काम करती है, क्षेत्र से जुड़ी हुई है, परंतु स्टाफ एजेंसी एक ऑफिस यूनिट और ऑफिस में काम करने वाली एजेंसी होती है। एज ए थिंक टैंक, जैसा मैंने पहले बताया कि सेकेंडरी फंक्शंस को ऑपरेट करने का मतलब ये कदापि नहीं है कि वह कम महत्वपूर्ण कार्य करती है। उसके कार्य मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं, रेदर देन लाइन एजेंसी। तो थिंक टैंक, यहां कहा गया कि थिंक टैंक, थिंक टैंक के बारे में आप सोच रहे हो, ये बौद्धिक केंद्र होता है, ये वैचारिक केंद्र होता है, जहां पर स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, उनके द्वारा स्पेशलाइज्ड एडवाइस दी जाती है। वो अपने क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन के बारे में, डाटा कलेक्शन के बारे में, इनोवेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। इसलिए स्टाफ एजेंसी एज ए थिंक टैंक ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एंड फॉर दी लाइन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। स्टाफ एजेंसी का मतलब है वैचारिक समूह है, कार्यकारी समूह है, जो असिस्ट करता है, एडवाइस देता है और कंसल्टेटिव इंस्टीट्यूशंस के रूप में, सलाहकारी संस्था के रूप में सलाह देने वाला, परामर्श देने वाला एक संगठन का उपभाग होता है। नेक्स्ट है, इट हैज नॉट होल्ड दी अथॉरिटी। दी अथॉरिटी, अथॉरिटी को आप बारे में काफी परिचर्चा की गई है। मैक्स वेबर जब आपको पढ़ाया था अथॉरिटी को क्लैरिफाई किया गया था। अथॉरिटी को धारण नहीं करता है। स्टाफ अभिकरण अधिसत्ता को धारण नहीं करता। स्टाफ अभिकरण के पास खुद की स्वयं की शक्ति नहीं होती है, वह कार्य करता है इस आधार पर, इस विश्वास पर कि मुख्य कार्यकारी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है। इट मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव हैज होल्ड द अथॉरिटी, लाइन एजेंसी होल्ड द अथॉरिटी, बट स्टाफ एजेंसी नॉट होल्ड द अथॉरिटी। नेक्स्ट, बट एक्सरसाइज, अभ्यास करता है ऑन बिहाफ ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, परंतु उसके पास अधिसत्ता तो नहीं होती है, परंतु वह ऐसी ही एक अधिसत्ता का प्रयोग करता है जिसे कहा जाता है डेलीगेटेड अथॉरिटी, प्रत्यायोजित अधिसत्ता। प्रत्यायोजित अधिसत्ता का मतलब होता है एक किसी अधिसत्ता को, एक किसी अंग द्वारा जो अधिसत्ता धारण करता है, जो कार्य करने की शक्ति रखता है, अपनी इस पावर को किसी ना किसी रूप में लिखित, मौखिक, लिमिटेड, अनलिमिटेड उसको ट्रांसफर कर देता है। ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है, स्थायी और अस्थायी भी हो सकती है। वो प्रत्यायोजन के स्तर होते हैं अलग अलग, और प्रत्यायोजन के अलग अलग स्वरूप होते हैं।
एक इकाई के द्वारा अपना कार्य दूसरी इकाई को सौंप देना ही प्रत्यायोजन कहलाता है, शक्ति का स्थानांतरण। जैसे कि लेजिस्लेचर डिक्लाइन हो गई, लेजिस्लेचर का पतन हो गया, विधायिका की जो शक्तियां थी उन शक्तियों को कार्यपालिका के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, ये प्रत्यायोजन है। एक कार्मिक द्वारा दूसरे कार्मिक को अधिसत्ता सौंप देना कुछ समय के लिए, इसको प्रत्यायोजन कहा जाता है। इसका मतलब है कि स्टाफ के पास खुद की अधिसत्ता नहीं होती, परंतु फिर भी वह ऐसी अधिसत्ता का प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट करता है, यूज करता है ऑन बिहाफ ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। देन इट इज बिलोंग टू असिस्ट। असिस्ट करने का ये किससे संबंधित है? सहायता करने से संबंधित है। असिस्ट, असिस्ट सहायता करने से संबंधित है। एड सहयोग करने से संबंधित है। एडवाइस सलाह देने से संबंधित है। इंफॉर्मेशन सूचना देने से संबंधित है। डेटा कलेक्शन सूचना से संबंधित तथ्यों के संग्रहण, आंकड़ों से संग्रहण, आंकड़ों के संग्रहण से संबंधित है। इसका मतलब यह है तथ्य संग्रहण, सूचना संग्रहण, सलाह देने, सहयोग करने, सहायता करने अथवा पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी क्रियान्वयन, नीति का निर्माण करने में, नीति निर्माण करने में सहयोग करता है। टेबल वर्क को कंप्लीट करने में सहयोग करता है। फॉर दी हेड एंड दी लाइन, देखिए दोनों यहां पर हैं। यह इस प्रकार के कार्य करता है जिनको सहयोगी कार्य, सहायता के कार्य, सलाह के कार्य, सूचना के कार्य, तथ्य संग्रहण के कार्य, नीति निर्माण में सहयोग के कार्य, मेज के कार्य कहा जाता है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द लाइन एजेंसी, दोनों के लिए स्टाफ एजेंसी ऐसे कार्य करने वाला संगठन अथवा इकाई अथवा उपभाग होता है। Such as, for instance, what are the examples? What are the examples of staff agency? Staff agency की क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, क्या क्या हैं? Such as some, for instance, उदाहरण के लिए नीति आयोग, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, वर्तमान में वह जनवरी 2015 से नीति आयोग के नोमेनक्लेचर के साथ और कुछ चेंजेबल कंपोजिशन के साथ एस्टैब्लिश किया गया है। नीति आयोग के अंतर्गत भी पदाधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे अदर डिपार्टमेंट्स में होते हैं, परंतु नीति आयोग के ऐसे अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं। उनका मुख्य कार्य सलाह देना है, योजनाओं का निर्माण करना है, सहयोग स्थापित करना है, कंसल्ट करना है, ये उनका मुख्य कार्य। तो नीति आयोग एज ए स्टाफ एजेंसी कार्य करता है इन इंडिया, भारत में। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, बहुत से डिपार्टमेंट, मेजर ऑफ डिपार्टमेंट्स या ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन लाइन एजेंसी और ऑपरेट द फंक्शन एज ए लाइन एजेंसी, बट सम डिपार्टमेंट्स जो क्षेत्र में कार्य नहीं करते, लोगों के साथ उनको कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो एज ए ऑफिस कार्य करते हैं। ऐसे डिपार्टमेंट्स स्टाफ एजेंसी के पार्ट होते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है, जो सर्कुलर जारी किया जाता है, बहुत से डिपार्टमेंट्स को, बहुत सी लाइन एजेंसी को फॉलो करना होता है। यहाँ तक कि चीफ एग्जीक्यूटिव की ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको फॉलो किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय, यह कोई कार्यकारी एजेंसी नहीं है, ये लाइन एजेंसी नहीं है, संवैधानिक एजेंसी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई आधार नहीं है, परंतु यह ट्रेडिशन और परंपराओं से विकसित होने वाला एक समूह है जो आजकल स्टाफ एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री का कार्यालय जो असिस्ट करता है प्राइम मिनिस्टर्स को बहुत से पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में, प्रेस में और अदर टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक ऐसे ही है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और अदर पब्लिक सर्विस कमीशंस इन दी स्टेट्स और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस इन दी स्टेट्स। संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों का संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा
on behalf of chief executive as a governor, as a chief ministers, on behalf of government of India, on president, on our parliament and other parts of our government. संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग राज्यों के विश्वास पर, गवर्नर के विश्वास पर, भारत सरकार के बिहाफ पर कार्य करने वाली स्टाफ एजेंसी हैं जो ऑफिसर्स का, इंडियन सिविल सर्वेंट्स से और स्टेट पब्लिक सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आयोजन करवाते हैं, सिलेक्शन लिस्ट बनाते हैं। ये ऐसा कार्य करने वाली एक ऑफिशियल यूनिट है, ऑफिस का काम करने वाली यूनिट है। जैसे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, भारत लोक सेवा आयोग को क्षेत्र में जाकर काम नहीं करना है, वो कार्यालयों की सरकार है। वो भी ऑफिसर्स हैं, परंतु वो ऑफिसर्स बियॉन्ड द लाइन एजेंसी के कार्य कर रहे हैं, बियॉन्ड द हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन के कार्य कर रहे हैं और वो सत्ता के पास परंतु सत्ता से दूर रहकर कार्य करते हैं। इस अर्थ के संदर्भ में मोने का क्या कहना है? मोने सेज दैट और मोने स्टेट्स दैट staff agency is a expansion of the personality of the chief executive. स्टाफ अभिकरण मुख्य कार्यकारी के व्यक्तित्व का ही विस्तारित स्वरूप है। जो पर्सनैलिटी चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है उसका अगर विस्तार कर दिया जाए तो उसे ही स्टाफ एजेंसी कहा जाता है। इसका मतलब है मुख्य कार्यकारी और उसके बिहाफ पर ही स्थापित होती है और ऑपरेट होती है। मोने सेज दैट स्टाफ एजेंसी वर्किंग स्टाइल एज ए मोर आईज, मोर ईयर्स एंड मोर हैंड्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। वह मुख्य कार्यकारी के आंखों और अधिक आंखें, आंखों के रूप में, कान कानों के रूप में और हाथ हाथों के रूप में। इसका मतलब है वो उसी चीफ एग्जीक्यूटिव का विस्तार होता है। हेनरी फ्यूल का यह कहना है, व्हाट इज स्टाफ एजेंसी? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, स्टाफ एजेंसी इज ए यूनिट ऑफ chief executive and assist and cooperate and advise for policy formulation and other projects. हेनरी फ्यूल कहते हैं कि स्टाफ एजेंसी एक ऐसी इकाई है जो मुख्य कार्यकारी को और लाइन एजेंसी को नीतियों के निर्माण में, उनको सफल बनाने में सहयोग, सलाह करती है, सलाह का कार्य करती है, परामर्श का कार्य करती है। इस संदर्भ में अर्थ को अभिव्यक्त करने के संदर्भ में ब्रिटिश प्रोवर्ब से एक ब्रिटिश कहावत है, ये कहा गया है कि यह स्टाफ एजेंसी एक खच्चर के समान है जो लाइन एजेंसी के रूप में खच्चर को सहायता करती है। इसका मतलब है कि दोनों जगह यहाँ इस वर्ड का यूज किया गया, लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी में कोई विशेष अंतर नहीं है इस मामले में, परंतु लाइन और स्टाफ एजेंसी एक दूसरे के सहयोग के रूप में कार्य करती हैं। जैसा कि सेना के अंतर्गत, आर्मी के अंतर्गत फील्ड में कार्य करने वाले कार्मिक, ब्रिगेडियर से लेकर सोल्जर तक, थल सेना अध्यक्ष से लेकर सैनिक तक जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं, जो जवान काम कर रहे हैं, जो युद्ध लड़ रहे हैं, केवल बैटल फाइट करना ही पूर्ण कार्य नहीं होता है। वे फील्ड यूनिट के रूप में भले ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, प्राइमरी फंक्शंस को ऑपरेट कर रहे हैं, परंतु उन जवानों को इस युद्ध की स्थिति में, संघर्ष की स्थिति में एक दूसरी यूनिट की भी आवश्यकता होती है जो उन्हें असिस्ट करती है, रसद सामग्री पहुंचाने में, मेडिकल की सर्विसेज पहुंचाने में, इंजीनियरिंग सर्विसेज पहुंचाने में, टेक्निकल सर्विसेज पहुंचाने में,
और युद्ध के बारे में इंफॉर्मेशन की सहायता देने वाली एजेंसी। इसका मतलब है गोला बारूद पहुंचाने वाली, इन युद्ध संबंधी या सामरिक सामग्री पहुंचाने वाली, सप्लाई करने वाली जो एजेंसी होती है, वो एजेंसी स्टाफ एजेंसी होती है। इसलिए स्टाफ और लाइन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसीलिए ब्रिटिश प्रोवर्ब ये है कि यह एक खच्चर की तरह है जो युद्ध लड़ने वाले खच्चरों के लिए सामान ढोने वाले खच्चर की तरह कार्य कर रही होती है। लेपास्की स्टेट्स दैट staff agency and line agency are parallel institutions which hold the horizontal authority, जो क्षितिजी अधिसत्ता को धारण करती हैं और वो एक दूसरे के समानांतर कार्य करती हैं, एक दूसरे के प्रतिरोध में कार्य नहीं करती। ये शाब्दिक अर्थ को यहाँ डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, What are the major features of staff agency? स्टाफ अभिकरण की मुख्य विशेषताएं क्या है? यहां देखिए दी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी की मुख्य विशेषताएं क्या है? नंबर 1, इट परफॉर्म्स सेकेंडरी फंक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेकेंडरी फंक्शन को एडमिनिस्ट्रेशन में ऑपरेट करती है, जैसा पहले ही बता दिया गया। स्टाफ एजेंसी के द्वारा द्वितीय महत्व के कार्य किए जाते हैं, जैसे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना, उसको मेंटेन करना, बनाए रखना, कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक की जिम्मेदारी होती है। परंतु इन कार्मिकों को सहयोग देने के लिए, परामर्श देने के लिए, असिस्ट करने के लिए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, सीआईडी होती है, अदर पार्ट्स और डिपार्टमेंट्स या स्टाफ एजेंसी जो पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग करते हैं, उसी स्टाफ एजेंसी कहा जाता है। वही स्टाफ एजेंसी की विशेषता है। देन नेक्स्ट फीचर्स इज इट डू नॉट कम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विथ पीपल। जिस तरह से लाइन एजेंसी लोगों के साथ रहकर कार्य करती है, उस तरह से स्टाफ एजेंसी लोगों के साथ रहकर कार्य नहीं करती है। वह जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती है। नेक्स्ट फीचर्स, स्टाफ एजेंसी डू नॉट हैव एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफ एजेंसी का काम सलाह, सहायता और परामर्श देना। यदि कोई पॉलिसी, प्रोग्राम, प्लान्स और प्रोजेक्ट असफल हो जाता है, किसी भी प्रकार की प्रशासनिक असफलता के लिए, गड़बड़ी के लिए स्टाफ एजेंसी नॉट रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नहीं होती है। स्टाफ एजेंसी का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि वह केवल सहयोग, सलाह, परामर्श देने वाली संस्था है। जैसे कि नीति आयोग खाका बनाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सलाह देती है, परंतु अगर पंचवर्षीय योजना में अचीवमेंट नहीं प्राप्त किए जाए, उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जाए, अथवा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वो नहीं प्राप्त हो, तो इसमें एनडीसी और नीति आयोग जिम्मेदार नहीं होता है। इसके लिए लाइन एजेंसी और डिपार्टमेंट जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट फीचर्स है स्टाफ यूनिट्स आर अटैच्ड। ये आप ध्यान रखो, अटैच्ड द लाइन यूनिट ऑल लेवल्स, लोकेट देन है लोकेट आउटसाइड द चेन ऑफ कमांड। जो मैंने पूर्व के व्याख्यान में बताया, व्हाट आर द डिफरेंशिएशन और डिफरेंसेस बिटवीन द चेन ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ कमांड। वहां मैंने आपको ये बताया था कि चेन ऑफ कमांड आदेश की श्रृंखला होती है, लाइन ऑफ अथॉरिटी प्राधिकार की रेखा होती है। तो यहाँ चौथी महत्वपूर्ण विशेषता स्टाफ एजेंसी की है कि वह प्राधिकार की रेखा का अभिन्न हिस्सा नहीं होती है, अपितु वह लोकेटेड, लिखा हुआ है लोकेटेड आउटसाइड द चेन ऑफ कमांड, आदेश की श्रृंखला की बाहर स्थित होती है, उससे बाहर होती है, आउट होती है, इसलिए उस पर कमांड लागू नहीं होगा और वो हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होती है। इसलिए कहा गया है कि स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी के साथ और चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ अटैच्ड होती है, समीपस्थ रहती है, पास में रहती है, परंतु उसके अनिवार्य भाग के रूप में नहीं रहती।
सच एज फॉर जैसे कि उदाहरण के डिपार्टमेंट्स ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग, डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, रेलवे, ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑल डिपार्टमेंट्स एग्जाम्पल एज ए लाइन यूनिट। लाइन एजेंसी के ये उदाहरण हैं। इन लाइन एजेंसी को सहायता करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, परामर्श देने के लिए जो एजेंसी कार्य करती है उसी को स्टाफ एजेंसी कहा जाता है। ये डिपार्टमेंट्स जो आपके सामने हैं ये लाइन एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। इसका मतलब ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इन लाइन एजेंसी बट ऑलमोस्ट डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड ऑफ स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी के बिना स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग की बात कही गई, स्वास्थ्य विभाग के लिए जिन इक्विपमेंट्स की, जिन मेडिसिन की आवश्यकता होती है वो सारी की सारी, जिस स्टेशनरी की आवश्यकता होती है, जिस कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है और जो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, सब सहायक अभिकरणों के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। तो स्टाफ अभिकरण इसमें मुख्य सहयोग प्रदान करता है। इंजीनियर के रूप में सलाह देने के रूप में, आर्किटेक्चर के रूप में सलाह दे, अकाउंटेंट्स के रूप में, ये सब इन सभी में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, डिफेंस में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेबर, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सब जगह अकाउंट की आवश्यकता, अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो अकाउंटेंट्स जो होते हैं, अकाउंटिंग का जो कार्य करते हैं वो सब स्टाफ एजेंसी की ही कार्मिक होते हैं। इसलिए हर डिपार्टमेंट जो लाइन डिपार्टमेंट्स के रूप में भी कार्य करता है उसको भी स्टाफ एजेंसी के द्वारा असिस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी। स्टाफ अभिकरण के कार्य कौन कौन से हैं? मेजर अगर हम कार्य की बात करें तो 5 टाइप्स, 5 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इट मीन्स 5 काइंड्स ऑफ फंक्शन ऑपरेट बाय द स्टाफ एजेंसी। नंबर 1, इंफॉर्मेशन फंक्शन। पहला कार्य सूचना का कार्य। इसका मतलब है कि किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय, किसी भी प्लान्स, किसी भी प्लानिंग, किसी भी परियोजना और किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में पूर्ण सूचना देना स्टाफ एजेंसी का कार्य है। भले ही चीफ एग्जीक्यूटिव का डेली मीटिंग का कार्य हो, डेली रूटीन का कार्य हो, उन सब के बारे में पूरी सूचना देना स्टाफ एजेंसी का फंक्शन होता है। तो सूचनात्मक कार्य करती है। दूसरा, असिस्टेंस फंक्शन, सहायता के कार्य। ये सहायता ही है, केवल और केवल ये अटैच होती है विद द लाइन एजेंसी एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये असिस्ट करती है, सहायता करती है, खुद कार्य नहीं करती, खुद का कार्य सेपरेट नहीं होता। केवल उसको जो मूल कार्य, जो ओरिजिनल वर्क कंप्लीटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव और लाइन एजेंसी, उसको यह असिस्ट करती है। एडवाइजरी फंक्शन, ये सलाह देती है, सलाह के प्रति जिम्मेदार नहीं, केवल सलाह दे सकती है। वह सलाह अप्लाई करना, नहीं करना, और उसका फेलियर होना, सक्सेस होना, इसमें स्टाफ एजेंसी का कोई रोल नहीं होता है। वह केवल सलाह देगी, आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है। देन सुपरवाइजरी फंक्शन, ये फंक्शन का मतलब पर्यवेक्षण, केवल सलाह और सहायता ही नहीं देती वरन सुपरवाइजर का कार्य करती है। सुपरवाइजर की उसकी सेल्फ पावर नहीं होती, अपितु सुपरवाइजरी फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव और लाइन एजेंसी। लाइन एजेंसी और मुख्य कार्यकारी के विश्वास पर ही यह सुपरविजन का कार्य करने वाला अभिकरण है। नेक्स्ट और लास्ट वर्क है डेलीगेटेड फंक्शन। जैसा पहले भी बताया, लाइन एजेंसी की तरह स्टाफ एजेंसी के पास खुद की पावर्स नहीं होती, अथॉरिटी नहीं होती है, परंतु वह प्रत्यायोजित, जो ट्रांसफर्ड पावर होती है, उस प्रत्यायोजित सत्ता का यूज उसके द्वारा किया जाता है। इसीलिए कहा गया कि स्टाफ एजेंसी डिसीजन मेकिंग नहीं है, निर्णय लेने वाली नहीं है, कमांड देने वाली नहीं है, परंतु वह प्रत्यायोजित सत्ता का कभी कभी उपयोग करती है। नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ यहाँ बताए गए, 3 काइंड्स ऑफ स्टाफ एजेंसी। स्टाफ एजेंसी के 3 प्रकार होते हैं। स्टाफ एजेंसी को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया। नंबर 1, जनरल स्टाफ होता है। सेकेंड इज टेक्निकल स्टाफ होता है। और थर्ड काइंड्स ऑफ स्टाफ इज एग्जीक्यूटिव स्टाफ होता है, सहायक स्टाफ होता है। तो स्टाफ की 3 कैटेगरी यहाँ बताई गई हैं। पहला स्टाफ जनरल स्टाफ होता है। ये भी उनकी नेचर ऑफ वर्क के आधार पर डिवाइड किया गया है। पिफनर
states that staff agency are divided in three parts and three branches and three units. डिक्शनरी ये कहते हैं कि ये तीन भागों में विभाजित की गई। नंबर एक, इनकी प्रकृति देखिए, कार्यों की प्रकृति। डेली रूटीन, ऐसा स्टाफ एजेंसी का वह अभिन्न हिस्सा जो डेली रूटीन, रोजाना के कार्य जैसे कि मीटिंग का कार्य, लोगों से मिलने का कार्य, शिकायतें निवारण का कार्य, अलग अलग ऑफिसर्स के साथ मीटिंग का कार्य, डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं, फाइल निपटाने का कार्य, इनके बारे में जो असिस्ट करता है वो जनरल स्टाफ होता है। और ऐसे नेचर सिंपल, ऐसे जो वर्क होते हैं सिंपल नेचर फंक्शंस होते हैं, सिंपल सामान्य प्रकृति के होते हैं, जैसे कि मीटिंग और सच लाइक कॉन्टैक्ट एंड इंफॉर्मेशन अदर। सेकेंड टाइप ऑफ स्टाफ इज टेक्निकल स्टाफ। ये स्पेशल स्टाफ होता है जो केवल और केवल चीफ एग्जीक्यूटिव लाइन एजेंसी को टेक्निकल असिस्ट करता है और इसके अलावा दूसरा नहीं कर सकता। ये तकनीकी स्टाफ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये स्पेशलाइज्ड होता है अपनी एरिया में। टेक्निकल फंक्शन सच एज इंजीनियरिंग, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह निर्माण का मैंने बताया कि चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस बनना है, सिविल इंजीनियर की आवश्यकता। चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में पानी की समस्या है, एसी की समस्या है, अदर प्रॉब्लम्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, वो सब टेक्निकल के द्वारा दूर किया जा सकता है। किसी उसके बजट की संबंधी समस्या है, अकाउंटेंट की आवश्यकता है, कोई वह आर्थिक प्लान बनाना चाहता है, इकोनॉमिस्ट की सहायता लेनी पड़ती है, फाइनेंशियल वित्तीय सलाहकार की सहायता लेनी पड़ती है, तो टेक्निकल रूप से असिस्ट करने वाला स्टाफ तकनीकी स्टाफ कहलाता है। देन नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ स्टाफ, इंस्टीट्यूशनल और हाउस कीपिंग एक्टिविटीज को ऑपरेट करने वाला स्टाफ क्या होता है? सहायक स्टाफ होता है, जो ऐसी क्रियाओं को संपादित करता है जिनको इंस्टीट्यूशनल संस्थागत क्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि स्टेशनरी का सामान खरीदना है, इस स्टेशनरी के सामान के लिए कौन सहायता करेगा? एक्सिलरी स्टाफ सहायता करता है। बेल खरीदनी ऑफिस के लिए, पंखे खरीदने, ऑफिस में कोई टूट फूट हो गई उसका रिपेयरिंग कराना है, इन सब के लिए असिस्ट करने का जो कार्य करता है उसे एग्जीक्यूटिव स्टाफ कहते हैं। जैसे सच स्टेशनरी, कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस एटसेट्रा, इन सब का कार्य करने वाला अभिकरण का प्रकार सहायक अभिकरण होता है। तो इस तरह से तीन तरह के सहायक अभिकरण होते हैं। सामान्य स्टाफ जो सामान्य कार्य करता है, इनके नोमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ है फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ फंक्शन। टेक्निकल स्टाफ जो तकनीकी कार्य करता है, एंड देन थर्ड एक्सिक्यूटिव स्टाफ जो सहायता का कार्य करता है, इनके लिए आवश्यक सामग्री जुटाता है। देन डिफरेंसेस बिटवीन लाइन एंड एजेंसी। देखिए, लाइन एजेंसी के बीच अनेक बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि दोनों सेम लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक दूसरे के आदेश को नहीं माने, या लाइन एजेंसी द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि स्टाफ एजेंसी के लोग जो कार्यालयों में बैठे हैं उन्हें ग्राउंड लेवल का नॉलेज नहीं है और इसलिए वो ऐसे प्लान बनाते हैं, ऐसे प्लान बनाते हैं, ऐसी योजनाएं बनाते हैं, ऐसी परियोजनाएं बनाते हैं, ऐसे कार्यक्रम डिजाइन करते हैं जो ग्राउंड लेवल पर असफल हो जाते हैं या करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं। इसके लिए लाइन एजेंसी स्टाफ एजेंसी को रेस्पॉन्सिबल मानती है, लेकिन जैसा मैंने कहा स्टाफ एजेंसी की खुद की कोई अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये सारा का सारा जो आरोप है वह या तो चीफ एग्जीक्यूटिव पर जाएगा अथवा लाइन एजेंसी को इसका सामना करना पड़ेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, परंतु फिर भी वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में कार्य करते हैं, जुड़कर कार्य करते हैं, सेपरेट नहीं हो सकती। डिफरेंसेस बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ, लाइन और स्टाफ को समझने के लिए इनके अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अब तक जो परिचर्चा की जा रही है कि लाइन और स्टाफ, आपको आंशिक रूप से समझ में आया होगा। आप सोच रहे हैं स्टाफ और लाइन में क्लियर कट डिफरेंसेस क्या है, तो यहां देखिए मैंने क्लियर कट डिफरेंसेस बताएंगे, व्हाट इज द लाइन एंड व्हाट इज द स्टाफ। स्टाफ और लाइन एजेंसी सेपरेट क्या है, यद्यपि वो दोनों ही एक दूसरे जुड़कर ही कार्य करती हैं जैसा मैंने बताया, फिर भी इनमें जो आधारभूत अंतर हैं उनके आधार पर आप इनके डिवीजन को आसानी से समझ सकते हैं। नंबर फर्स्ट डिफरेंस इज दैट लाइन एजेंसी परफॉर्म
प्राइमरी फंक्शन, लाइन एजेंसी के द्वारा प्राथमिक कार्यों का निर्वहन किया जाता है, जबकि वाहिल स्टाफ एजेंसी इट इज कंसर्न विथ सेकेंडरी वर्क। लाइन एजेंसी के द्वारा प्राइमरी फंक्शन को ऑपरेट किया जाता है, जबकि स्टाफ एजेंसी के द्वारा सेकेंडरी फंक्शंस को ऑपरेट किया जाता है। फर्स्ट एंड सेकेंड, प्राइमरी और द्वितीय, प्राथमिक महत्व के और गौण महत्व के। सेकेंड डिफरेंस है, इट इज बिलोंग टू चेन ऑफ कमांड, आदेश की श्रृंखला। यह आदेश की श्रृंखला से जुड़ी हुई है। चेन ऑफ कमांड मीन्स जो आपको वर्टिकल हायरार्की मैंने बताई थी कि वो जंजीर की तरह 1 to 1, वन ऑफिसर देन सुपीरियर देन सबऑर्डिनेट देन सबऑर्डिनेट देन सब कंटिन्यू वो लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, जबकि इट इज स्टैंड आउट ऑफ हायरार्की, इट इज स्टैंड आउट ऑफ हायरार्की। इसका मतलब पद सोपान से बाहर, पद सोपान की श्रृंखला से ही बाहर होती है, उसके नियर बाई होती है, उसके नियर बाई होती है, परंतु उसके अभिन्न हिस्सा नहीं होती, उसके अंतर्निहित होती नहीं होती है, उसके अंदर नहीं पाई जाती। इसलिए पद सोपान के जो भी रूल्स हैं वो स्टाफ एजेंसी पर लागू नहीं होते हैं। तो इस बात से लाइन एजेंसी को बहुत ज़्यादा ज्वेलिसी रहती है। थर्ड अंतर है, लाइन एजेंसी होल्ड दी अथॉरिटी। लाइन एजेंसी के द्वारा प्राधिकार को धारण किया जाता है। लाइन एजेंसी के पास डिसीजन की पावर होती है, कमांड की पावर होती है, उसको अप्लाई करने की पावर होती है, परिस्थितियों में विशिष्ट कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए उसके पास सत्ता होती है, उसके पास लीगल रेशनल अथॉरिटी होती है, वो निर्णय कर सकते हैं और आदेश की अनुपालना कराने के लिए बाध्य भी कर सकते हैं। परंतु स्टाफ हैव डू नॉट होल्ड द पावर, स्टाफ शक्ति को धारण नहीं करता, स्टाफ के पास खुद की ये शक्तियां नहीं होती हैं, वो केवल और केवल असिस्ट और कंसल्ट करने का कार्य करते हैं, एडवाइस देने का कार्य करते हैं। ग्राउंड लेवल पर उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी के, बिना अकाउंटेबिलिटी के वो शक्ति धारण नहीं कर सकते। इसलिए आपने थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में देखा होगा कि यहाँ अधिसत्ता और जवाबदेहिता जुड़ी होती है, परंतु जिसके पास अधिसत्ता ही नहीं होती है, स्टाफ एजेंसी जब अधिसत्ता या अथॉरिटी रखता ही नहीं है तो वह अकाउंटेबिलिटी क्यों रखेगा, ये आपको ध्यान रखना। लाइन एजेंसी अकाउंटेबिलिटी रखती है क्योंकि वो अथॉरिटी को होल्ड करती है, परंतु स्टाफ एजेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखती, सॉरी अथॉरिटी नहीं रखती, इसलिए अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रखती है। देन नेक्स्ट अंतर है, इट इज बॉडी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये निर्णय निर्माण की संस्था होती है, पावर होती है उसके पास, अथॉरिटी होती है, इसलिए डिसीजन ले सकती है, परंतु स्टाफ के पास पावर नहीं होती, इसलिए डिसीजन नहीं ले सकती। ये क्या कर सकती है, ये केवल एडवाइजरी और कंसल्टेटिव बॉडीज होती है, यह केवल और केवल सलाह देने वाली और परामर्श देने वाली संस्था होती है, निर्णय लेने वाली संस्था नहीं होती। निर्णय या तो लाइन एजेंसी को लेना पड़ेगा या चीफ एग्जीक्यूटिव को लेना पड़ेगा। लाइन एजेंसी एज ए फील्ड यूनिट, लाइन एजेंसी क्षेत्र में कार्य करने वाली इकाई होती है, वह क्षेत्र में कार्य करती है, जबकि स्टाफ एजेंसी ऑफिस यूनिट, जो पहले भी बता दिया गया है, कार्यालय में कार्य करने वाली, जैसे कि यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष, और जैसे कि वरिष्ठ आईएएस जो किसी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी लगा हुआ है, दोनों के फंक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। असिस्ट द चीफ एग्जीक्यूटिव, लाइन एजेंसी असिस्ट करती है चीफ एग्जीक्यूटिव को, परंतु स्टाफ एजेंसी चीफ एग्जीक्यूटिव और लाइन एजेंसी दोनों को असिस्ट करती है, ये दोनों को असिस्ट करने का कार्य करती है। लाइन एजेंसी को भी असिस्ट करती है, परामर्श देती है, एडवाइस देती है, और चीफ एग्जीक्यूटिव को भी एडवाइस देती है। उदाहरण के रूप में स्टाफ एजेंसी में कैसे कैसे कार्यालयों को शामिल किया गया है, यूनिट्स को शामिल किया गया, जैसे ऑलमोस्ट फील्ड वर्क डिपार्टमेंट, ऐसे विभाग जो फील्ड वर्क से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे लाइन एजेंसी में आते हैं। जन विभागों को जनता के साथ और जनता के लिए, जनता के बीच में रहकर कार्य करना पड़ता है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट विथ द पेशेंट,
education department with the student, police department with the people for line and order, maintenance for line and order, defense department for security of the street and citizen. ऑल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फील्ड वर्क करने वाली लाइन एजेंसी में शामिल होते हैं, जबकि फील्ड वर्क नहीं करने वाली डिपार्टमेंट्स स्टाफ एजेंसी में शामिल होते हैं। पब्लिक कॉरपोरेशन, लोक निगम भी इसमें शामिल होते हैं। पार्लियामेंट ऑर्डर के द्वारा, कैबिनेट अध्यादेश के द्वारा, संसदीय अधिनियम के द्वारा जिन लोक निगमों की स्थापना की जाती है वो लोक निगम एज ए डिपार्टमेंट की तरह ही कार्य करते हैं, इसलिए उनको भी लाइन एजेंसी में शामिल किया गया है। इसी तरह से जैसे अमेरिका में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटी भी इंडिया में हो सकती है, उनको भी लाइन एजेंसी में शामिल किया। फील्ड के लिए कार्य करती हैं, जैसे एडा और ट्राई, दोनों ही एजेंसियां रेगुलेटरी बॉडीज हैं और वो लोगों के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, इसलिए उनको भी लाइन एजेंसी में शामिल किया गया है। जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री का कार्यालय, नीति आयोग, कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट सचिवालय, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग, ऐसी संस्थाएं जो ऑफिस के रूप में कार्य करती हैं, उन संस्थाओं को स्टाफ एजेंसी में शामिल किया जाता है। तो these are the major differences between the line agency and staff agency। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक जो लाइन स्टाफ एंड एक्जिक्यूटिव एजेंसी पार्ट 2 था, उसका दूसरा हिस्सा स्टाफ एजेंसी कंप्लीट हो चुका है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।